हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे डेप्रिसिएशन का जो मेथड चेंज होता है ना, उसे हम बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब देखो, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मतलब ये जो चेंज हो रहा है वो पॉलिसी का चेंज नहीं है और एस्टीमेट का चेंज है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है, इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब जब एस्टीमेट होता है ना, तो वो क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होती है, और अगर वही पॉलिसी चेंज होती है ना, तो उसकी रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होती है। अब ये देखो क्या फ़र्क है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एसेट था जिसका कॉस्ट था 10,000 रुपीज़ और जिसकी लाइफ थी 5 ईयर्स, ठीक है। तो अब जो हमारा SLM बेसिस पे डिप्रिसिएशन आता, वो आता 2,000 रुपीज़ पर ईयर। अब मान लो 2 साल के बाद मुझे ये पता चला, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, जो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आएगा इसका। अब आप सोचो, आफ्टर 2 ईयर्स कैरिंग अमाउंट कितना आएगा। मैंने बोला 10,000 माइनस 2,000 इंटू 2, है ना, ये मेरे पास 6,000 कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा। अब मुझे ये पता चला कि जो मुझे डिप्रिसिएशन मेथड लाना चाहिए था ना, वो लगाना चाहिए था WDV। मुझे WDV मेथड लाना चाहिए था, मतलब WDV मेथड लाना चाहिए था। तो अगर आप WDV मेथड की रेट जो आप ले लो, लेट सपोज मैंने एग्जांपल में 20% ले ली, तो इसका मतलब मुझे 20% से इसे डिप्रिशिएट करना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या होता? फर्स्ट साल का जो डिप्रिसिएशन होता, ठीक है, अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन होता, सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका अगर आप देखो, तो आप देखो जी, जैसे फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन होता है वो क्या होता? 10,000 पे 20%, ठीक है। फिर अगला जो डिप्रिसिएशन होता वो होता 10,000 माइनस 2,000, ये होता ये 8,000 पे 20%, ठीक है, ये फॉर्मूला होता, ठीक है। सिमिलरली अब जैसे मैंने यहाँ से दिस माइनस दिस निकाल दिया, तो ये अब देखो अगले साल का डिप्रिसिएशन क्या होता? 1,280 रुपये। तो अब आप देखो, अगर इस हिसाब से अगर मैं WDV शुरू से फॉलो करता तो क्या होना चाहिए था? मेरा जो कैरिंग अमाउंट होता वो 6,400 रुपये होता। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस वाले अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होती ना, तो मैं क्या करता? ऐसे मान के चलता कि अगर शुरू से ऐसा हो रहा होता तो क्या होता, मतलब अगर शुरू से ऐसा हो रहा होता तो 6,400 रुपये वैल्यू होती। तो मैं क्या करता? कैरिंग अमाउंट अगर इस वाले मेथड में, अगर ये वाला हम ये करते ना, अगर ये वाली सॉल्यूशन हम रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग में करते ना, तो क्या होता? हम कैरिंग अमाउंट जो ये 6,000 आ रहा है, इसे हम क्या करते? बढ़ा के हम कर देते 400 रुपये प्लस कर देते, मतलब इस कैरिंग अमाउंट को हम बढ़ा देते, ठीक है। लेकिन जब प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होती है ना, उसमें जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है ना, हम उसे सही मानते हैं और उसे हम कुछ नहीं करते, मतलब जो आ रहा है वो ठीक है। अब इसका अगर हम इफेक्ट क्या होता? अगर हम कैरिंग अमाउंट बढ़ाते एक तरफ, दूसरी तरफ हम रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब ये कैपिटल अकाउंट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा देते 400 रुपये से। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये कैरिंग अमाउंट मतलब एसेट बढ़ा, एंट्री हो जाती एसेट अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ाया मैंने एसेट? 400 रुपये से, टू रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जो मेरा प्रॉफिट है अल्टीमेटली। तो मतलब मैंने ये समझो, अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करता, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग कर रहा हूं तो अब क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव अकाउंट अब और रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग में अगर मैं देखूं तो अगले साल का जो डिप्रिसिएशन आता वो कितना आता? अगले साल का जो डिप्रिसिएशन आता ना, वो आता मेरा डिप्रिसिएशन, वो मेरा आता 1,280 रुपये, ठीक है, 1,280 रुपये। लेकिन प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग में क्या होता? अगर यही डिप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग में मेरे पास आता 6,000 रुपये, अब मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ रहा है इनटू, अब मुझे ये क्या करना है? WDV से मल्टीप्लाई करना है, तो डिप्रिसिएशन आता सिर्फ 1,200 रुपये। तो ये दोनों मेथड में फर्क है। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है? मैं ये मान के चलता है कि ये मेथड अगर शुरू से फॉलो हो रहा होता, तो 6,400 रुपये कैरिंग अमाउंट आना चाहिए था। तो पहले मैंने क्या किया? 6,000 से 400 रुपये प्लस किया, और इसका जो प्लस किया, जो एसेट में प्लस किया, वो मैंने रिजर्व एंड सरप्लस में डाला, मतलब एंट्री हुई एसेट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अब आप समझो, अगर ये वाला मेथड फॉलो हो रहा होता ना, तो इसमें हम क्या करते? इसमें जैसे डिप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, हम इसमें कोई चेंज नहीं करते, मतलब कैरिंग अमाउंट में हम कोई भी चेंज नहीं करते। और WDV अब जो आती है ना, फिर हम क्या करते? इसके ऊपर 20% निकाल लेते हैं, तो 1,200 रुपये ये बुक हो जाता है। तो अब अगर आप दोनों मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस है? एक तो डिफरेंस ये है कि इसमें ये वैल्यू रिवाइज होती है, वो वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं रिवाइज होती, वो वाली रिवाइज होती है, ठीक है। फिर अब देखो, डिप्रिसिएशन जो निकलता है वो रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे निकलता है, यहाँ पे जो ओरिजिनल मतलब जो नेचुरल कैरिंग अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर निकलता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस है जो आपके माइंड में रखना है। लेकिन जो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ना, वो बोलता है सिर्फ अकाउंटिंग कैसे होगी? प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। मतलब आप इस वाली अकाउंटिंग को भूल जाइए, मतलब ये कभी भी नहीं होगी। दिस इज रॉन्ग, ये आज की डेट में रॉन्ग है ये, क्योंकि ये अकाउंटिंग फॉर
अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए हो सकती है सिर्फ। ये अकाउंटिंग एस्टीमेट दिया चेंज के लिए क्या हमेशा अकाउंटिंग क्या होगी, प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग, मतलब ये अकाउंटिंग एस्टीमेट दिया चेंज है, जो डेप्रिसिएशन मेथड का जो चेंज है ना वो अकाउंटिंग एस्टीमेट दिया चेंज है, तो इसलिए इसकी जो अकाउंटिंग हो रही है ना वो प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग हो रही है, मतलब हमें फ्यूचर ईयर्स में इसका इफेक्ट देना है, मतलब पुराने ईयर्स को नहीं छेड़ना बल्कि इसके फ्यूचर ईयर्स में इफेक्ट देना है, तो प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग का ये मतलब होता है। ठीक है, अब हम करते हैं एक इलस्ट्रेशन सॉल्व। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11th में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 11th में ये है, मैसेस अंशल कमेंस बिजनेस ऑन 1st January 2000 में व्हेन दे परचेज प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ₹7 लाख, दे अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, मतलब इसका क्या मतलब होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब होता है WDV बेसिस, एंड ओवर द ईयर्स दे परचेज ऑफ द प्लांट फॉर 1/1/2012 1/1/2015 ऑन 1/1 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड अ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस ना, ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस। अब देखो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1st January 2011, ठीक है, अब हम क्या करते हैं 1st January, ठीक है 1st January 2011, ठीक है 1st January को मैंने 2011 को क्या किया, एक एसेट परचेज किया है ना, 1st January व्हेन दे परचेज एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ₹7, तो ये मेरा कैश टू कैश, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने बोला कितने रुपए का मैंने परचेज किया, ये मैंने परचेज किया है 7 लाख रुपीज़ का, ठीक है 7 लाख रुपीज़ का मैंने परचेज किया, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे, अब मैंने बोला दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, हर साल डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सबसे पहले मैंने इस साल का जो 31 दिसंबर 2011 का जो डेट आई, तो मैंने क्या किया, बाई डिप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है, बाई डिप्रिसिएशन मैंने कितना कर दिया, मैंने बोला इसका मुझे क्या करना है 15% चार्ज करना है डिप्रिसिएशन, तो मेरा जो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन आया ना वो आया मेरे पास 10,000 है ना, 10,000 जैसे 8,05,000 रुपये डिप्रिसिएशन आया मेरे पास, ठीक है। अब आप देखो 8 जनवरी 2012 को मैंने एसेट परचेज कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी 2012 को मेरा एसेट डेबिट वॉट कम्स इन, तो मेरे पास एसेट आया और क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो मैंने कैश में लेट सपोज परचेज किया था इसे, तो इसका अमाउंट जो था वो था 1.5 लाख रुपये, तो ये मैंने 1.5 लाख रुपये का एसेट परचेज कर लिया, ठीक है 1.5 लाख रुपये का मैंने एसेट परचेज कर लिया, ठीक है। अब आप देखो अब आई 31 मार्च 2012, ठीक है, अब मैंने क्या बोला 31 मार्च 2012 आया ना, अब आप देखो एक्चुअल में ठीक है, बाई कैरेट डाउन ना, तो बाई कैरेट डाउन, तो ये आपका हुआ बैलेंस कितना बचा था आपके पास, 7 लाख माइनस 1,05,000 5,95,000, तो ये आपका सबसे पहले आ गया 8 जनवरी 2012 को टू ब्रॉड फॉरवर्ड ना, ठीक है, टू ब्रॉड डाउन, ठीक है, टू ब्रॉड डाउन ना, ठीक है था 2BD, ठीक है था, कितना बैलेंस, ठीक है कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, ये तो कैरी फॉरवर्ड हुआ और ये ब्रॉड डाउन आया, ठीक है। अब आप देखो 31 दिसंबर को आपका डेप्रिसिएशन बुक होना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन आपका होगा दिस प्लस, अब देखो इतने इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, अब देखो ये परचेज पूरे साल के लिए हुआ ना डेप्रिशिएट, क्योंकि 8 जनवरी को भी परचेज कर लिया था मैंने, 8 जनवरी से 31 दिसंबर मतलब 12 महीने के लिए डेप्रिशिएशन चार्ज होना है, ठीक है, तो इसका मतलब इस अमाउंट पे मुझे डेप्रिशिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15% मुझे डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन का अमाउंट आ गया 1,11,750, ठीक है, तो इसका मतलब जो कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस आया वो मेरे पास, ठीक है, वो कितना आया, वो मेरे पास जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आया वो आया 6,33,250, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेट्स एडजस्टमेंट, अब देखो 8 जनवरी 2015 को परचेज, अब सीधी 2 लाख रुपए की, ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, अब तो फ्लोलेस बनाना अपने को अकाउंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 जनवरी अब 2013 आया, ठीक है, 2BD आया, ठीक है, ठीक है ना, ये आपका इतना आया, ठीक है, बाई डिप्रिसिएशन कितना आया, ये डेप्रिसिएशन आ गया 31 मार्च 2013 का, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन करते हैं बाई कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, इसे 13 कर दिया मैंने, ठीक है, अच्छा जी, अब आपका ये बैलेंस कैलकुलेट हो गया सही से। अच्छा फिर आपने 2014 में भी यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2014 में मैंने सिंपल यही अकाउंट अपने आप बन रहा है ये, ठीक है। आप देखो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ईयर चेंज कर रहा हूँ, बाकी फार्मूला ऑलरेडी लगाया है तो वो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आ रहा है। अब आप देखो, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब मेरा 8 जनवरी, अब क्या है 8 जनवरी 2015 ना, अब देखो मेरा जो ब्रॉड डाउन जो बैलेंस आया वो कितना आया 457 है ना, ठीक है। अब देखो आपको मेरा 8 जनवरी 2015 को मेरे पास एक और परचेज हुई, ठीक है, एक और परचेज हुई जिसका अमाउंट था 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 8 जनवरी 2015 को मेरा 8 जनवरी 2015 को मेरे पास परचेज हुई जिसका अमाउंट था 2 कैश ना, ठीक है, 2 कैश कितने रुपए का अमाउंट था, जिसका अमाउंट था 2 लाख रुपए ना, ठीक है ना। अब देखो ये 2 लाख रुपए जो था, 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ 8
जनवरी 2015 को ही हमारा जो इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द स्ट्रेट लाइन बेसिस ना, तो ये हमने डिसाइड किया कि हम अब मेथड चेंज कर देंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसेट, ठीक है। ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1/1/2015 एंड 10 years फॉर द एसेट परचेज ऑन 1/1/2015 विद नो स्क्रैप वैल्यू। अब देखो हमें ध्यान से समझना है ये चीज ना। अब इसमें क्या होगा, मतलब रिमेनिंग जो लाइफ यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1/1/2015, तो मतलब ये जो इसका आ रहा है ना, इसके लिए हमें जो लाइफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो असेस करी वो 6 years असेस करी, और जो हमारा जो बाकी आ रहा है जो ये वाला एसेट है इसके लिए 10 years लाइफ असेस करी, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे 31 दिसंबर 2015 का डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखो ये जो 2 लाख रुपए है इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 10 साल, तो मुझे ये 10 साल में अमोर्टाइज करना है। तो इसका मतलब ये तो 20,000 रुपये हो गया, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब लेकिन हमें जैसे ये मान लो ये प्रॉपर्टी, ये जो हमारा एसेट था वो P1 था और ये लेट सपोज ये P2 था, तो मैंने बोला ये जब मैंने परचेज किया था तो 7 लाख रुपए में परचेज किया था, और सिमिलरली ये वाला जो एसेट मैंने परचेज किया था, ये वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं, ये हमने परचेज किया था 1.5 लाख रुपए में, और जो डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है वो कितना चार्ज किया है, दिस मल्टीप्लाइड विथ 15%, तो ये कितना डेप्रिसिएशन हुआ 1,05,000, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, मतलब 4 साल का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसका 85%, ठीक है, अगर आप देखो तो 89 to 50, तो ये 4 साल का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और इतने की एसेट की वैल्यू थी, तो मतलब इतना आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका कैरिंग अमाउंट इतना आ रहा होगा। सिमिलर बेसिस पर अगर मैं देखूं तो ये इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, लेकिन ये देखो ये यहाँ पे परचेज हुआ था, ये क्या हुआ था 8 दिसंबर 2012 को परचेज हुआ, तो इसका मतलब 2012, 2013, 2014, मतलब सिर्फ 3 साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से डेप्रिसिएशन शुरू हुआ था, ठीक है। मतलब ये जैसे लेट सपोज ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, ये थर्ड ईयर था, ये फोर्थ ईयर था, तो ये सेकंड ईयर से डेप्रिसिएशन शुरू हुआ था। तो अब मैं अगले साल ये करता हूँ इसका 85%, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसका लॉजिक बता रखा है कि ये क्यों 85% हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ वो कितना हुआ आपका, अगर मैं देखूँ, अगर इसका भी टोटल मैं कर दूं तो 57881, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसकी WDV निकालूं तो इसकी WDV आ गई 92118। अब इसका टोटल हमारा इससे टैली होना चाहिए, जो हमने 457, देखो ये आपका ये इससे टैली हो रहा है, ये देखो दोनों फिगर टैली हो रही है, तो मतलब ये हमारी कैलकुलेशन एकदम सही है, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ना ये एकदम सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, सिंपल है ना, ये हमने क्या किया, सिंपल हमने इंडिविजुअल वर्किंग नोट बना दिया कि प्रॉपर्टी 1 क्या कैरिंग वैल्यू आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन निकाला इसका इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन, तो ये इसकी वैल्यू आ रही होगी। अब मैंने बोला रिमेनिंग लाइफ मुझे क्वेश्चन ने बता रखी है, इनकी रिमेनिंग लाइफ जो मुझे क्वेश्चन ने दे रखी है वो बोल रखा है इसकी 6 years है और इसकी भी 6 years है। तो अब मैंने बोला ये जो आपका कैरिंग अमाउंट है, ये कैरिंग अमाउंट है ना, ये भी कैरिंग अमाउंट है, तो ये कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट है, ये डेप्रिसिएशन अप टू डेट है, ये डेप्रिसिएशन अप टू डेट है, मतलब आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये अप टू डेट है, ठीक है। अब मैंने बोला ये कैरिंग अमाउंट मुझे अमोर्टाइज करना है बैलेंस 6 लाइफ में, मतलब 6 years में। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो अमाउंट अमोर्टाइज करना है, मतलब वो क्या है कैरिंग अमाउंट डिवाइड विथ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 years, तो ये प्लस ये, तो मतलब टोटल जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो 60,900। अगर मैं इसका सबमिशन कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 76253। तो इसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है प्लस दिस, ठीक है, मतलब टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा 96253। अगर हम मैं देखूँ क्वेश्चन में तो टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 96253। तो हमने क्या किया, एक वर्किंग नोट बना लिया कि अभी इसका कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, क्योंकि ये कैरिंग अमाउंट हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में अमोर्टाइज करना है। तो इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, जैसे मुझे पता चला क्वेश्चन में कि रिमेनिंग लाइफ इसकी, जैसे इसका कैरिंग अमाउंट मैंने सबसे पहले पता किया, सबसे पहले तो मैंने ये पता किया इसका कैरिंग अमाउंट अभी कितना आ रहा है, जब मैंने मेथड चेंज किया उस दिन इसका कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, ठीक है। अगर वो मुझे पता चल गया, अब मुझे पता है इसकी बैलेंस लाइफ 6 साल है, तो मैंने क्या करना है, वो जो कैरिंग अमाउंट है उसे 6 साल में अमोर्टाइज करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है। तो आप ये वाला वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्किंग नोट हमने बनाया ना एक्चुअल में फंडामेंटली ये वाला वर्किंग नोट है। तो आप क्या करना कि ये वर्किंग नोट बनाना और इससे आपका ये आंसर टैली हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, 31 मार्च 2015, बाकी तो नॉर्मल लेजर अकाउंट है। तो दिस प्लस दिस, ठीक है, माइनस दिस, तो ये आ गया 561,269, ठीक है, 561,269, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है।